सो गुड इवनिंग एवरीवन, मैं उदित छिब्बर एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आप सबको याद होगा हमने ज्योग्राफी सीरीज स्टार्ट की हुई है। ज्योग्राफी हमने बेसिक से स्टार्ट करनी शुरू की है ताकि कोई अगर यूपीएससी, स्टेट सर्विसेज या कोई एसएससी या फिर कोई अपने कॉलेज या स्कूल के सब्जेक्ट की भी प्रिपरेशन कर रहा है ज्योग्राफी, तो उसके लिए भी ये हेल्पफुल रहे। अंडरस्टूड। तो लास्ट वीडियो में हमने बिल्कुल बेसिक की बात की थी कि हमारी ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, जो 6 टाइप की ज्योग्राफी है, और उसमें हमने बात की थी हम फिजिकल के बारे में स्टार्ट करेंगे, है ना। आप सबको याद होगा, जिन्हें नहीं तो एक बार प्लीज वो वीडियो जरूर रेफर कर लें, क्योंकि जो पिछली स्टार्टिंग की वीडियोस है आप उसको जिस सीरीज में देखेंगे तो एक बेस तैयार होगा आपका, अच्छा ज्योग्राफी अच्छे से समझ आएगी। अंडरस्टूड। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी। तो बेसिकली स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी जो हम बात करेंगे इंडिया की करेंगे। अंडरस्टूड। अब फिजियोग्राफी आप सबको पता होगा, ग्राफी का मतलब क्या रहता है। जैसे हम कई जगह सुनते हैं एंजियोग्राफी, ये सभी स्टडीज रहती हैं बेसिकली कि किसी भी स्टडी को एंजियोग्राफी कह दिया टेस्ट करवाने के बाद। तो ऐसी फिजियोग्राफी बेसिकली क्या चीज है, उन एरिया की स्टडी है जो किसी आप ये कह सकते हैं नेचुरल चेंज की वजह से एरिया में चेंज आ जाता है। ओके। अब मैं जैसे आपको वैसे बताऊं, पहले पेनेगिया करके नाम था, जो हम आज देखते हैं हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, कोई दूर दूर इंडिया यहाँ पे, यूएसए आपका कहीं है, ऑस्ट्रेलिया आपका नीचे है ना, अफ्रीका आपका अलग हो गया। सबसे पहले ये एक ही था, ये एक ही था। अगर आप गूगल करें, इसको सर्च करें तो आप देखेंगे सभी कॉन्टिनेंट एक साथ ही लगे हुए हैं। बाद में कुछ ना कुछ मूवमेंट, स्ट्रक्चरल चेंज की वजह से ये सब एक दूसरे से दूर होते गए। अंडरस्टूड। उस चेंज को बेसिकली, उसकी स्टडी को कह देते हैं फिजियोग्राफी। ओके। ये सिर्फ मतलब है, और ये आप याद रख सकें तो बहुत अच्छी बात है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में ये आता है, वहां वर्ल्ड ज्योग्राफी में डिस्कस करेंगे ये। मैंने किया सबसे पहला, ये एक ही कॉन्टिनेंट हुआ था। इस कॉन्टिनेंट में से आपके 7 कॉन्टिनेंट्स निकले हैं। अंडरस्टूड। 5, 6 एंड 7, यहां से 7 कॉन्टिनेंट्स निकले हैं डिस्टरबेंस की वजह से। ओके। ये बेसिक है, यहां तक आपको समझ आ गया। तो आगे बात करते हैं। तो बेसिकली स्ट्रक्चर और फिजियोग्राफी के बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश की है, इससे कि एक कैसे 7 अलग बने हैं। अंडरस्टूड। अब इसी के रेफरेंस में अगर मैं बात करूं फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया की, जो हमने इंस्टा पे एक अपना नोट्स के तौर पे भी शेयर किया था। फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया का मतलब है कि जब हम इंडिया का पॉलिटिकल मैप बनाते हैं तो पॉलिटिकल मैप में आप उसको किस तरह से 6 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपको किसी भी चीज में 100 आइटम्स दिख रही हैं, अगर मैं आपको कहूंगा 6 आइटम्स को आपने अलग अलग करना है, जैसे ड्राई फ्रूट की ट्रे भरी पड़ी है, मिक्स है, तो मैं कहूँ आपको इनमें कौन कौन से अलग अलग है वो करो, तो आप काजू अलग कर दिए, किशमिश अलग कर दी, बादाम अलग कर दिए। तो ले दे के जो 100 थे, आपने अगर 5 टाइप के अलग किए तो पर कैटेगरी में 20 आ गए, है ना। कैटेगरी कितनी बनी? 5। उसी तरह से फिजियोग्राफी डिवीजन ऑफ इंडिया में कैटेगरी बनती है 6 बनती है। कई 7 भी बना देते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, अदरवाइज 6 कैटेगरी रहती है। फर्स्ट वन इज हिमालयन माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिसुलर प्लेट्यूज, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स। अंडरस्टूड। अभी सबसे बड़ी बात, मैं आपको कुछ नई चीज नहीं बताऊंगा, आप सबको इसके बारे में अच्छे से पता है। आपके माइंड में इन सबको लेके कुछ ना कुछ डाटा ऑलरेडी स्टोर्ड है, हमने उस डाटा को सिर्फ अलाइन करना है। अंडरस्टूड। एक डाटा आपके माइंड में ऑलरेडी भरा पड़ा है, हमने उसको अलाइन करना है कि कौन चाचा है, कौन ताया, कौन किस कैटेगरी का, कौन किस कैटेगरी का है। ओके। तो सबसे पहले लर्निंग अप्रोच आपकी ऐसी होनी चाहिए कि जो भी आप चीज सीखो वो आपको पता हो कि 90% तो मुझे पता है, 10% इसको अलाइन करना है। मींस एक्सेप्टेबिलिटी पावर रहती है, वो आपके माइंड में होनी चाहिए। अंडरस्टूड। तो चलिए अब बात करते हैं टॉपिक की। तो फर्स्ट वन रहता है हिमालयन माउंटेन। अब हिमालयन माउंटेन आप सब देख सकते हैं, जो हमारा जेएंड के एक तरफ से पीओके और एक अक्साई चीन जो है, ये सारा बेल्ट, हाँ, सीरीज ऑफ पैरेलल माउंटेन रेंजेस ही हैं ये। मींस एक पहाड़ है, उसके बाद दूसरा पहाड़ है, उसके साथ में तीसरा है, उसके पीछे और बेल्ट है। तो बेसिकली पैरेलल माउंटेन रेंजेस है। अगर आपने हिस्ट्री के लेक्चर देखे हो तो उसमें खाइबर पास था, जहां से ग्रीको बैक्टीरियंस ने इंडिया में आगे इन्वेड किया था। जब अशोक के बाद आप लेटर अशोक में ईस्टर्न मोरियन और वेस्टर्न मोरियन बन गए थे, तो जो वेस्टर्न मोरियन को जिन्होंने अटैक किया था वो यहीं से ही आए थे, घुसपैठ किए। ओके। तो ये सेंट्रल माउंटेन आपकी माउंटेन रेंजेस हैं हिमालयन माउंटेन्स में। सबसे मेजर रोल इनका क्या है?
कि जो भी इन्वेडर बाहर से आते हैं, फॉर एग्जांपल बहुत बड़ा था, उसमें आपको एक खाइबर पास इतना दिया हुआ है, तो इसने एक टाइप से ब्लॉकेज क्रिएट कर रखी है, स्ट्रॉन्ग बाउंड्री वॉल बिटवीन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड ईस्ट एशियन और सेंट्रल कंट्रीज, कि जिसने भी आना वो इसी रास्ते से है, और यहाँ पे आप अपनी अगर सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग रखें तो कोई आ ही नहीं पाएगा। इटसेल्फ इसने बाउंड्री वॉल एक बना के रखी है ना, हिमालयन माउंटेन्स में। तो बेसिकली इनकी विड्थ रहती है 160 से 400 किलोमीटर, अगर मैं नॉर्थ से साउथ की बात करूं, और ईस्ट से वेस्ट की बात करूं तो 2500 किलोमीटर की इनकी एक्सियल रेंज है। अंडरस्टूड? 2500 किलोमीटर के दायरे में फैले हुए हैं, आपके अफगानिस्तान पाकिस्तान से स्टार्ट करके ईस्ट तक गए हुए हैं, तो 2500 किलोमीटर की टोटल रेंज बनती है ये। और नॉर्थ से साउथ की बात करें तो 160 टू 400 किलोमीटर तक ये फैले हुए हैं। अंडरस्टूड? तो ये फर्स्ट कैटेगरी आती है हिमालयन माउंटेन्स की। पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, आप जितना चाहे पढ़ सकते हैं, बट मैं बेसिक बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। अंडरस्टूड? आती है नॉर्दर्न प्लेन्स, मींस नॉर्दर्न प्लेन्स जहां पे अब हम खड़े हैं, जहां पे एग्रीकल्चर हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छी है, रेलवे, रोडवेज और एयरवेज तीनों चल रही हैं पैरेलली, दैट आर प्लेन्स। अब प्लेन्स आपके ऑलमोस्ट हिमालय के जब हम नीचे आए और आइलैंड ग्रुप के अलावा देखा जाए तो सारे ही प्लेन है ना, सभी प्लेन है, बट आप उसको भी अलग से क्लासिफाई करेंगे प्लेट्यूज में, डेजर्ट में और कोस्टल प्लेन्स में। तो प्लेन बेसिकली वो एरिया हो गया जो आपका रोड कनेक्टेड है, रोड कनेक्टेड है और सी लेवल से ज्यादा डिफरेंस नहीं है, उसे हम कह देते हैं प्लेन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये डेफिनेशन की बात है। अब ये होता बनता कैसे है, हमारी आपको पता है इंडस रिवर और गंगा रिवर सबसे दो बड़ी मेजर रिवर नहीं है, ले दे के आपकी गंगा और ब्रह्मपुत्र भी अलाइन होके ही बे ऑफ बंगाल में गिरती है ना, सुंदरबन डेल्टा में। बट इंडस रिवर जो है वो आपकी फ्लो करके जो नीचे अरेबियन सी में जाती है थ्रू पाकिस्तान, और गंगा, ये बेसिकली दो रिवर बहुत बड़ी रिवर है, और ये जब फ्लो करती हैं, जिस जिस जगह से फ्लो करती हैं, तो वहां पे एल्यूवियल डिपॉजिट छोड़ जाती हैं। इन एल्यूवियल डिपॉजिट से नॉर्थ प्लेन बनते हैं। अंडरस्टूड? नॉर्दर्न प्लेन आप कह सकते हो, क्योंकि जो ये प्लेन की बात करें बेसिकली नॉर्थ की ही बात हो रही है। नॉर्थ में तीनों रिवर ही ड्रेन होती हैं, एक ब्रह्मपुत्र भी इसमें नाम है, अदरवाइज गंगा में ही फॉल करता है ब्रह्मपुत्र भी। तो ये एल्यूवियल अपने साथ साथ जो लेके आती हैं, वो जहां जहां जगह जाती है, दैट आर कॉल्ड नॉर्दर्न प्लेन्स, है ना। एग्जांपल देखिए, गंगा आपकी उत्तराखंड से निकल के यूपी में जाती है, बिहार में जाती है, वेस्ट बंगाल में जाती है। इंडस आपकी निकल के J&K में, पंजाब में। ब्रह्मपुत्र आपकी पूरी ईस्ट कवर करती है तीस्ता रिवर के उसमें फ्लो करके। तो ये बेसिकली नॉर्दर्न प्लेन में आता है, बट इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, भाबर, तेराई एंड एल्यूवियल। ये आप सबने पढ़ा होगा। तो भाबर जो फर्स्ट नॉर्दर्न प्लेन है, इसके साउथ में फॉल करता है तराई, और तराई के साउथ में फॉल करता है एल्यूवियल। एल्यूवियल फर्दर डिवाइडेड है भांगर और खादर में। ये आप सबने, मुझे पक्का श्योर है कि आप सबने ये पढ़ा होगा, भांगर और खादर, है ना। ये दो चीजें एल्यूवियल की क्लासिफिकेशन है, ना कि इन दोनों की। इटसेल्फ नॉर्दर्न प्लेन ये तीन कैटेगरी में डिवाइड है, भाबर, तराई एंड एल्यूवियल। अंडरस्टूड? फिलहाल नोट्स के तौर पे आप इसे बना लीजिए। तो नॉर्दर्न प्लेन के बाद जो बात आती है पेनिसुलर प्लेट्यू की। पेनिसुलर प्लेट्यूज होते हैं, आपने देखा होगा, जो ना कि हिली एरिया रहता है, बट अपने आप में कहीं सी लेवल से काफी डिफरेंस रहता है। जैसे आपके जितने वाटरफॉल हैं, अब महाराष्ट्र में जाइए, कर्नाटका में जाइए, तो जितने वाटरफॉल हैं वो सभी कहीं ना कहीं प्लेट्यूज के ही रिलेटेड है। अंडरस्टूड? तो जो हमने फर्स्ट में पेनिसुलर रिवर की बात की थी, वो सभी आपकी प्लेट्यू से ही निकलती हैं, जो जो सर्टेन वाटरफॉल है वहां से। ठीक है। अब पेनिसुलर प्लेट्यू आपके तीन टाइप के रहते हैं, डेक्कन प्लेट्यू, सेंट्रल हाईलैंड, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू को तो आप छोड़ दो, क्योंकि जो आपका इस साइड इंडिया के मैप के है, ये सभी नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू की बात हो रही है। ठीक है। अब बात आती है डेक्कन प्लेट्यू और सेंट्रल हाईलैंड की। तो अगर मैं बात करूं सेंट्रल हाईलैंड, तो सेंट्रल हाईलैंड आपके यहाँ पे और डेक्कन प्लेट्यू आपके यहाँ पे है। तो बेसिकली इन दोनों हैं ये तीन टाइप के। इन दोनों में आपस में बीच क्या मतलब है, यहाँ पे आपकी नर्मदा फ्लो करती है, नर्मदा रिवर। ओके। नर्मदा रिवर के जो नॉर्थ की तरफ एरिया है उसे कहा जाता है सेंट्रल हाईलैंड, और नर्मदा रिवर के फ्लो के जो साउथ में एरिया पड़ता है उस सभी एरिया को कहा जाता है डेक्कन प्लेट्यू। अंडरस्टूड? प्लेट्यू का सबसे तीन जो डिफरेंस है इनमें, इसको तो आप निकाल दो ईस्ट में,
जो ये दो हैं इनका लिंक सीधा नर्मदा रिवर से रहता है। नर्मदा के नॉर्थ को कहा जाता है सेंट्रल हाईलैंड, नर्मदा के साउथ को कहा जाता है डेक्कन प्लेट्यू। अंडरस्टूड। इन्हीं में ही आपके ईस्टर्न घाट आ गए, वेस्टर्न घाट आ गए, आपने देखे होंगे जितने भी, ठीक है। ये सभी आपके उन प्लेट्यूज में ही फॉल करते हैं। जैसे महाराष्ट्र में इगतपुरी है, इगतपुरी अगर आप जाएं मुंबई से नासिक की तरफ, तो जितने आपको रास्ते में दिखेंगे इस वेस्टर्न घाट, वो सब वेस्टर्न घाट में ही प्लेट्यूज नजर आएंगे आपको। अंडरस्टूड। इस तरह आप सर्च कर सकते हैं, गूगल सर्च कर सकते हैं, प्लेट्यू आप सर्च करें तो आपको आपके माइंड में एक डिफरेंस आएगा कि माउंटेन्स और प्लेट्यूज में क्या फर्क है। अंडरस्टूड। है सिमिलर ही दोनों, बट कोई माउंटेन की कैटेगरी में नहीं है, वो इटसेल्फ अपने आप में ही एक लेवल है, वहां से डाउन द लेवल आ गया, एक झरना फ्लो कर रहा है, तो वो प्लेट्यू रहते हैं। 3 टाइप के रहते हैं, डेक्कन, सेंट्रल और नॉर्थ ईस्ट। सबसे पुराने और सबसे स्टेबल लैंड मास इन्हें कहा जाता है, क्योंकि इनमें ज्यादा डिफरेंस आता नहीं है। तो ओल्डेस्ट और मोस्ट स्टेबल लैंड मास है ये इंडिया के, और इनके रिलीफ फीचर के बेसिस में इनको 3 तरह से डिवाइड किया जाता है। रिलीफ फीचर हमने सी लेवल की बात की है, अंडरस्टूड। उसके बेसिस पे प्लेट्यूज को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अब इंडियन डेजर्ट में इटसेल्फ बताने के लिए कुछ खास नहीं है, क्योंकि डेजर्ट आप सबको पता है, जो आपका अफ्रीकन डेजर्ट है उसका कुछ ही एरिया हमारा इंडियन डेजर्ट में आता है ना, जैसे थार डेजर्ट कह देते हैं हम, तो बहुत ही थोड़ा एरिया है डेजर्ट का। अदरवाइज जैसे आप इसके देखें कि हमारा राजस्थान में जो डेजर्ट कवर कर रहा है वो इस साइड में पूरा ही एक्सपेंड है, पूरा ही जो आपका दुबई वगैरह साइड देखते हैं डेजर्ट ही डेजर्ट है। बट हमारे सेक्शन में गुजरात और रन ऑफ कच्छ में हो गया और राजस्थान के कुछ एरिया में ही फॉल करता है, अंडरस्टूड। तो मरुस्थली इसे कहा जाता है। अगर आपको कहीं दिखे मरुस्थली तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये डेजर्ट की बात हो रही है, क्योंकि एरिड क्लाइमेट में लो रेनफॉल जहां पे होती है उस एरिया को मरुस्थली कहते हैं और डेजर्ट कहते हैं, अंडरस्टूड। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये नॉर्थ वेस्ट अरावली रेंज है, जो अरावली रेंज के नॉर्थ, आप ये देखिए अगर ये अरावली रेंज है तो इसका नॉर्थ वेस्ट एरिया यहाँ पे ये फॉल कर रहा है ना। तो इसकी ज्योग्राफिकली जो लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू अरावली रेंज है वो है नॉर्थ वेस्ट, और रेनफॉल यहाँ पे होती है 150 सेंटीमीटर पर ईयर से भी कम, बिलो 150 सेंटीमीटर पर एनम, 150 सेंटीमीटर की रेनफॉल भी नहीं होती, उस एरिया को कहते हैं डेजर्ट। तो ये बेसिकली कंडीशन है किसी एरिया को डेजर्ट कहने की, अंडरस्टूड। और दो उसमें डेजर्ट भी आपका, अगर इंडियन डेजर्ट की बात करें 2 कैटेगरी में है, नॉर्दर्न पार्ट डेजर्ट, साउथ पार्ट डेजर्ट। जो नॉर्थ पार्ट है वो आपका स्लोपिंग टुवर्ड्स सिंध, अगर बात करें तो टेटा है, तो जो नॉर्थ का पार्ट है वो आपका स्लोपिंग टुवर्ड्स सिंध की तरफ गिरा हुआ है, और जो साउथ का है वो स्लोपिंग टुवर्ड रन ऑफ कच्छ, जहां पे आप अगर देखें तो पूरा व्हाइटिश आपको दिखेगा, सोल्ट की प्रेजेंस आपको दिखेगी, अंडरस्टूड। तो जो नॉर्थ पार्ट है वो आपका स्लोप हो रहा है सिंध की तरफ, और जो साउथ पार्ट है वो रन ऑफ कच्छ में फॉल करता है। रिवर्स यहाँ की रहती है इफर्मल। इफर्मल का मतलब क्या होता है? इफर्मल का मतलब होता है जो लॉन्ग डिस्टेंस नहीं कवर करती, जो छोटा डिस्टेंस कवर करती हैं और कुछ टाइम बाद अपने आप ही खत्म हो जाती हैं, जिनका पता ही नहीं लगता कुछ। फॉर एग्जाम्पल लूनी रिवर, आप ये कई बार केबीसी में पूछा गया, लूनी रिवर यहाँ का एग्जाम्पल है, जो निकलती है उसके बाद अपने आप ही कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। इवन आप गूगल मैप्स के ऊपर भी देख सकते हैं, इसका आपको दिखेगा ब्लू ब्लू, बट आगे जाके वैनिश हो जाती है, उसे कहा जाता है इफर्मल। रिवर्स यहाँ की जो रहती हैं वो इफर्मल रहती हैं, और ब्रैकिश वाटर रहता है। ब्रैकिश वाटर का मतलब जहां पे एक तो रिवर ऐसी होगी, और ब्रैकिश वाटर जहां पे रहता है वहां पे साल्ट का कंटेंट ज्यादा रहता है, अंडरस्टूड। साल्ट का प्रेजेंस पानी में ज्यादा रहता है, इस वजह से पानी ब्रैकिश लगता है। तो इसीलिए आप सबको याद होगा जो साबरमती आश्रम में गांधी जी ने 1930 में सोल्ट का, सबको याद होगा डांडी मार्च जो चला था, सत्याग्रह हुआ था, सोल्ट सत्याग्रह, वहां पे भी यहीं पे ही गुजरात में ही जाके जो सोल्ट लो उस पे रूल लगा हुआ था उसको तोड़ा था, वहां पे खुद ही नमक बना के, अंडरस्टूड। तो वो भी कारण ये था कि वाटर वहां का ब्रैकिश है, इस वजह से वहां पे सोल्ट के कंटेंट ज्यादा है, अंडरस्टूड। तो ये बात हुई है डेजर्ट की। कोस्टल प्लेन में ज्यादा बात करने को कुछ नहीं है। कोस्टल प्लेन की अगर मैं बात करूं आपकी, तो कोस्टल प्लेन आप सबसे पहले आपने देखना, आपका कोस्टल प्लेन इंडिया में ऐसे फॉल कर रहा है ना। यहाँ पे अरेबियन सी के साथ ये कोस्टल बेल्ट है आपकी, और इधर ये आपकी बे ऑफ बंगाल के साथ ये कोस्टल बेल्ट है। तो बेसिकली ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन हो गया, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है ना। तो ये सिंपल है, इसमें आप और कुछ पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, अदरवाइज 2 बेल्ट रहती है हमारी,
इसमें जो क्वेश्चन निकल के आता है वो आता है कोस्टल लाइन इंडिया की कितनी बड़ी है। अंडरस्टूड। ट्रेन में सिर्फ इतना ही है कि आपको दो डिफरेंस पता हो, कोस्टल लाइन इंडिया की कितनी बड़ी है, 7517 जो किलोमीटर आता है, ये टोटल कोस्ट लाइन है इंडिया की। ओके, ये आपको याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यूपीएससी में। तो इसके बाद जो लास्ट आता है वो आता है आइलैंड ग्रुप, क्योंकि अभी हमने देखो सारी बात कर ली, माउंटेन इंडिया में है, प्लेन इंडिया में है, पेनिनसुलर प्लेट्यूज इंडिया में फॉल करते हैं, इंडियन डेजर्ट फॉल करता है, कोस्टल प्लेन फॉल करता है ना। अब जो बात रहेगी वो रहेगी आइलैंड ग्रुप की। आइलैंड ग्रुप इंडिया में हमारे दो ही टाइप के हैं, क्योंकि दो ही सी लगते हैं। फर्स्ट वन इज अरेबियन सी एंड सेकंड वन इज बे ऑफ बंगाल। तो अरेबियन सी में आपके दो आइलैंड आते हैं, लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय, और बे ऑफ बंगाल में आपके जो आइलैंड आते हैं वो होता है अमीनिया आइलैंड, कैनेनोर आइलैंड आते हैं। तो हालांकि काफी आइलैंड है इसमें, बैरन आइलैंड आता है एक, अंडमान आइलैंड, निकोबार आइलैंड, बट मैं बात करूं तो अमीनिया आइलैंड जो नॉर्थ में फॉल करता है, कैनेनोर आइलैंड जो आपका साउथ में फॉल करता है। अंडरस्टूड। और ये पूरा आइलैंड ग्रुप जो अपने डिवाइड होता है 10 डिग्री चैनल से। 10 डिग्री चैनल भी अगर आप देखना चाहें तो आप जब देखें इस पे ऐसे जो लगी होती हैं वैल्यूज, उनमें ये डिफरेंस रहता है 10 डिग्री का। अंडरस्टूड। इसे कहते हैं 10 डिग्री। ये पूरा आइलैंड ग्रुप जो आपका बे ऑफ बंगाल आइलैंड ग्रुप में, बे ऑफ बंगाल सी में जो आइलैंड ग्रुप फॉल करते हैं, आप अपने आप को 10 डिग्री चैनल में डिवाइड करके रखता है। डिवाइडेड है ऑलरेडी, रखता तो क्या ही है। अंडरस्टूड। तो ये आइलैंड ग्रुप की बात है। तो ये आपका बेसिक फिजियोग्राफी थी इंडिया की और स्ट्रक्चर था। अगर आप पॉलिटिकल मैप गूगल सर्च करें तो आपको वो इन्हीं 6 चीजों में ही इंडिया को क्लासीफाई करके दिखाएगा कि यहाँ सेंट्रल हाईलैंड है, यहाँ पे पेनिनसुलर प्लेट्यू है, यहाँ से आपकी रिवर निकल रही है कावेरी, कृष्णा, उसके बाद आपका कोस्टल प्लेन बना दिए जाएंगे। दूसरी चीज, कुछ चीजें आपकी जैसे डेक्कन प्लेट्यू और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये आपस में इंटरलिंक्ड है, क्योंकि जो आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वही आपका कहीं ना कहीं वेस्टर्न घाट के साथ लिंक है, जो कि वेस्टर्न घाट आपका इसमें फॉल करता है। अंडरस्टूड। तो ये एक आपने माइंड में ना टोटल इमेज बनानी है सुनने के बाद और पढ़ने के बाद, कि आपका इंडिया है, इंडिया में आपका माउंटेन्स आ गए, फिर हम नीचे आए तो हाईलैंड्स आ गया, प्लेट्यू आ गए, कोस्टल एरिया आ गया, डेजर्ट आ गया। अंडरस्टूड। इस तरह आपके माइंड में ये चीज आराम से बैठेगी। तो यही वीडियो खत्म करता हूं और उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। इन दी एंड थैंक यू एंड